हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सी अक्षय मंत्री। आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फ्यूएल के मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स। तो पहले जान लेते हैं कि हेनरी फ्यूएल का बर्थ कब हुआ और डेथ कब हुआ। हेनरी फ्यूएल का जो बर्थ है वो 29 जुलाई 1841 को हुआ और उनका जो डेथ है वो 19 नवंबर 1925 को हुआ। जब उन्होंने उनके वर्क लाइफ को स्टार्ट किया था तब वो एक माइनिंग इंजीनियर थे इन द ईयर 1870। और माइनिंग इंजीनियर होने के बाद में जब उन्होंने अपनी वर्क लाइफ स्टार्ट की, उन्होंने आगे काम किया तो वो आगे जाके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए उसी कंपनी के अंदर जहां उन्होंने इनका माइनिंग इंजीनियर का सफर जो है वो स्टार्ट किया था। इनकी जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसको हम जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, राइट। और इसी थ्योरी को इनका नाम दिया गया, जिसका इनके नाम पे ये थ्योरी जो है वो फेमस हो गई, दैट इज फ्यूएलिज्म। तो इनके प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हमको बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम है, जो भी मैनेजमेंट के काम है वो क्या करना है, सब लोगों में जो है हमें डिवाइड कर देना है डिपेंडिंग ऑन देयर उनका कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है। जैसे कि हम हमारे काम को जो है टेक्निकल काम, कमर्शियल काम, फाइनेंशियल काम, सिक्योरिटी ऑपरेशन वाले, अकाउंटिंग वाले, मैनेजरियल काम, ऐसे हमें हमारे सारे काम को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और वो लोग जो लोग इस काम में एक्सपर्टीज रखते हैं उन लोगों को इस काम को जो है सौंप देना है, जिससे क्या होगा, जो भी काम होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, जो जिसे वो अच्छे से आता है वो उसको 100% बराबर से कर सकता है। देखिए ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। इसीलिए जिसको जो काम अच्छे से आता है हमें क्या करना चाहिए, उसी को वो काम देना चाहिए, ना कि किसी और को जिसे नहीं आता है उसे देने से क्या होगा, वो काम कभी भी अच्छे से होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसे जो काम अच्छे से आता है उसे वो काम हमें देना है। और अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट काइंड्स में हमें क्या करना है, हमारे वर्क को डिवाइड कर देना है। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब राइट टू टेक डिसीजन। अगर किसी को भी कोई डिसीजन लेने की राइट दिया जाता है तो इसका मतलब उसको जो है अथॉरिटी दी है। और अथॉरिटी के साथ में हमेशा क्या आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। अगर मैं किसी को कोई चीज करने के लिए दे रहा हूं, उसे वो अथॉरिटी दे रहा हूं, तो मैं उसे उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराऊंगा। अगर वो काम, जो भी काम मैंने उसको दिया है, वो अगर टाइमली कंप्लीट नहीं करता है तो मैं उसको वो काम कंप्लीट ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रख सकता हूं। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बोल रहा है कि अगर हमने किसी को कोई काम दिया है, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो उन्हें उसने वो गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, उसको ही उस काम के ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। ठीक है, थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही जरूरी होते हैं, राइट। हमें हमारे घर वाले, स्कूल वाले, हमें सब जन बोलते थे हमारे पास्ट में भी कि क्या करो, हमेशा डिसिप्लिन में रहा करो, राइट। जो चीज जब करनी चाहिए वो चीज हमें तभी करनी चाहिए और जिस वे में करनी चाहिए उसी वे में करनी चाहिए। तो डिसिप्लिन होने से क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे गोल्स है ना वो हम अच्छे से अचीव कर सकेंगे, राइट, प्रॉपरली अचीव होंगे। और अगर अच्छा डिसिप्लिन में मैनेज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां का जो लीडर है वो लीडर बहुत ही अच्छा है, उसकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो अच्छे है और वो अच्छे से सब चीजें क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, जब जहां पे गुड डिसिप्लिन हो। और अगर हमारी डिसिप्लिन अच्छी है, हम काम को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, विद इन ड्यू डेट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, काम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा और हमें उसके लिए रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो ठीक है, एम्प्लॉइज ने क्या करना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें ओबे करना चाहिए, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको जो तरीके से काम बताया गया है उसी तरीके से उन्होंने विद इन ड्यू डेट जो है वो काम कंप्लीट कर देना चाहिए। यह हमारा जो है मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हमें जो भी कमांड दी जा रही है ना वो किसी भी एक ही पर्सन ने देनी चाहिए। सब लोग आके हमें कमांड देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज ही आ जाएंगे, राइट। हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही सुपेरियर रखना है। ऑर्डर सिर्फ एक पर्सन की तरफ से आना चाहिए और उसके नीचे जो है बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे जिसको वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मुझे 2-4 लोग ऑर्डर देने लगेंगे ना तो मैं किसी का भी काम क्या करूंगा, अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे ऑर्डर देने वाला अगर कोई एक ही बंदा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका जो काम है वो अच्छे से खत्म करूंगा और उसको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग भी कर सकूंगा। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ऑर्डर सिर्फ किसी भी एक ही सुपीरियर से आना चाहिए। इससे क्या होगा,
जो मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले थे, डिस्प्यूट्स होने वाले थे, वो सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी। कोई भी कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट होगा क्या, नहीं होगा। जैसे कि तूने मेरा काम क्यों नहीं किया, ये सवाल कोई तुमसे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जब एक ही आदमी ऑर्डर करेगा तो मैं उसका काम जो है टाइमली कंप्लीट करके दूंगा, तो मुझे किसी और को रिपोर्टिंग करने की जरूरत वहां पे नहीं होगी। ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिमाग लड़ाने वाला कोई भी एक ही इंसान होना चाहिए। जैसे हम हमारे घर के अंदर भी बोलते हैं ना कि तुम तुम्हारा दिमाग मत चलाओ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही काम करो, वैसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक ही पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसने अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, और वो जैसा बोलता है वैसे ही सारे एम्प्लॉयज ने क्या करना है, उसको उसके डायरेक्शंस को जो है हमें रिस्पेक्टफुली चलना है, उसके डायरेक्शन पे हमें चलना है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उनका जो डायरेक्शन है ना वो एक ही दिशा में होना चाहिए, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन का सच में भी गोल है, उस गोल के अकॉर्डिंगली ही उनके जो है डायरेक्शंस डिसाइडेड होने चाहिए। वरना एक मैनेजर चाहता है कि सेल्स बढ़ाऊं, दूसरा मैनेजर चाहता है मैं प्रॉफिट बढ़ाऊं, एक मैनेजर चाहता है मैं अपना लॉसेस कम करूं, तो ऐसे सबके जो है डायरेक्शंस अलग हो जाएंगे, तो कभी भी हम हमारे गोल पर पहुंच नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना, हमें हमारे डायरेक्शन के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि हमें क्या करना है, सभी मैनेजर्स को एक ही डायरेक्शन में जो है काम करना है। ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि हमें हमारा जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट करना है, उसको बाद में प्रायोरिटी देनी है, पहले हमें प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। यानी कि हमें सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो काम है वो काम करना चाहिए, ना कि अपने हित में जो है वो हमें करना चाहिए। जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिसीजन लेने जाएंगे ना, तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के हित की सोचनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रॉफिटेबल है वही हमें डिसीजन लेना चाहिए, ना कि मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, राइट। जैसे कि मैंने कोई भी करप्शन नहीं करना चाहिए, मैंने कोई भी इनसाइडर न्यूज बाहर अपने प्रॉफिट के लिए फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मे भी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि बहुत सारे मोबाइल कंपनीज का क्या हो जाता है, फोन का जो उनका डिजाइन होता है वो लीक हो जाता है, उनके फोटोज जो इंटरनल वर्क जो है वो लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनसाइडर लोग ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, अपने इंटरेस्ट के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो क्या करते होंगे, बाहर शेयर करते होंगे। तो ये हमें नहीं करना है। ये हमारा प्रिंसिपल हमें बोलता है कि हमें हमारे हित को जो है वो सबऑर्डिनेशन देना है, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। सेवेंथ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमें क्या बोलना चाहता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है वहां पे क्या करना चाहिए, हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, किसी एक पर्सन के पास में होना चाहिए, राइट। वो पर्सन क्या करेगा, जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी चीजें अपनी तरफ पूरा होल्ड रख के सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है, राइट। उसके पास पूरे पावर्स होंगी। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा हो गया, तो ये लोग क्या, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे किसी एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर देने से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क है वो बड़े बड़े लोगों में डिवाइड कर देंगे। उसके लिए हम मैनेजर्स डिसाइड करेंगे, डिवीजन होगा, रीजनल होंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है, जो पूरा कंट्रोल है वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। किसी भी एक पर्सन के हाथ में पूरी जो है कंट्रोल नहीं होगा, राइट। जैसा हमारा इलेक्शंस का भी होता है कि कोई भी एक पर्सन के हाथ में पूरा मंत्री पद नहीं है, राइट। सभी लोगों में हमने क्या रखा है, पूरा मिनिस्ट्री जो है वो डिवाइड कर रखा है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश को संभाल रहे हैं। और एग्जाम्पल लो हमारे घर का, तो हमारे घर के अंदर क्या होता है, किसी एक ही पर्सन के पास पावर है, राइट। हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे दादाजी होंगे, दादी होंगे, इनके पास क्या है, जो घर के बड़े हैं उनके पास में हमने क्या देखा रखा है, पूरे घर का पावर दे रखा है। वो क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट है, वो है हमारा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करना है, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करना है। एट्थ वन हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अभी रेम्यूनरेशन यानी कि हमें लोगों को जो सैलरी क्या देनी चाहिए। अभी सैलरी जो है वो डिपेंड करती है वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, राइट। उस एम्प्लॉय के स्किल्स क्या है, वो एम्प्लॉय कितना एक्सपर्ट है, उसको एक्सपीरियंस कितना है, उसने क्या एजुकेशन ले रखा है, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा। और हमारे भाषा, हमारे इकोनॉमिक्स में हमको बोला है कि हमने क्या करना चाहिए, रेम्यूनरेशन जो है वो फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, राइट।
उनके उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से हमने उनको रेम्यूनरेशन देना चाहिए। वो एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और वो कम भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ दिए वाली पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं। अगर वो हमारा मैनेजर है, बहुत ही अच्छा हमारा सीईओ है, सीएफओ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। और हमारा जो लेबर होगा, राइट, जो सेल्स पर्सन होगा, हम उसको क्या करेंगे, तो कंपैरेटिवली थोड़ी कम सैलरी देंगे। और जो मैनेजर्स है और जो डिपार्टमेंट हेड है, हम उनको मिडल वाली सैलरी देंगे, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क हमें उन्हें क्या करना चाहिए, रेम्यूनरेशन देना चाहिए। और वो रेम्यूनरेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, जिससे वो क्या हो, सामने वाला भी खुश रहे। और अगर वो खुश रहेगा तो वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर हम उसको अच्छा रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं, वो खुश नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट नहीं देगा। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है जब हम रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं। 9th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या, एक हायरार्की। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो क्या होता है, एक हायरार्की में फ्लो होता है, राइट। ए पर्सन बी पर्सन को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती रहती है। इससे क्या होता है, ये चीज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। एक जन से जब मुझे 10 लोगों से जाके कोई इंफॉर्मेशन शेयर करती है, यानी कि अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन आने में क्या हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। और जैसा हमें सबको पता है, बातें जो है वो जब फैलती है तो उसमें थोड़ा मिर्ची मसाला लग ही जाता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इंफॉर्मेशन फैलेगी ना, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लीक हो सकता है। तो इसके लिए बोला गया है कि हमें स्केलर चेन जो है वो हमारा पुराना ट्रेडिशनल चीजें थी, हम स्केलर चेन यूज करते थे। आज के टाइम में हमें जो है गैंग प्लैंक यूज करना चाहिए। गैंग प्लैंक मतलब क्या, गैंग प्लैंक मतलब जिस पर्सन को जो इंफॉर्मेशन देनी है वो डायरेक्टली उस पर्सन के पास में इंफॉर्मेशन दे देगा। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा उन दो पर्सन के बीच में जिनको एक दूसरे से बात करनी है, ना कि वो दूसरे लोगों के थ्रू पास आउट होंगे, जो हमें पहले करना पड़ता था। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली, जैसे हमारे डायग्राम में हमें दिख रहा है, एफ को जो इंफॉर्मेशन पी को देनी थी, अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन फ्लो कर देगा। नहीं तो पहले एफ ई को बोलता था, फिर डी से डी को जाती थी इंफॉर्मेशन, डी सी को बोलता था, सी बी को बोलता था, फिर ए के पास जाती थी, फिर ए एल एम एन ओ पी, ऐसे प्रोसेस फ्लो होता था। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूमिंग था, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी स्केलर चेन से निकलकर गैंग प्लैंक को फॉलो करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो हमें गैंग प्लैंक फॉलो करना ही चाहिए, नहीं है तो हम स्केलर चेन यूज कर सकते हैं। 10th हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये हम हमारे बहुत डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, राइट। हमारे घर वाले हमें हमेशा कहते हैं कि हर चीज की जो है एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, राइट। घर में भी हमें बहुत बार कोई चीजें नहीं मिलती तो हम हमारे घर वालों को पूछते हैं ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। इससे अच्छा ये है कि हमारी मम्मी हमें हमेशा कहती है कि क्या करो, जिस चीज की जो जगह है उस चीज को उसी जगह पे रखो, तो वो तुम्हें ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। यही प्रिंसिपल जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फॉलो करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है या फिर जो भी मटेरियल है वो क्या करना चाहिए, उनकी जो राइट प्लेस है उनको उनके राइट प्लेस पर राइट टाइम पर रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और ह्यूमन रिसोर्स जो भी है, हमारे जो एम्प्लॉइज है, अगर हम उनको राइट टाइम पर राइट जगह पे राइट जॉब पे लगाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है आउटपुट बढ़ के निकलेगा। एग्जाम्पल लो, अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर मैं उसको किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालता हूँ तो वो कभी भी मुझे आउटपुट नहीं दे सकता है। और वही अगर मैं किसी अकाउंट्स वाले स्टूडेंट को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ, वहां पे उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लगाता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता है। वैसे ही हमें ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहना चाहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है और मटेरियल्स है उनको उनके राइट प्लेस पर राइट जॉब पर रखना चाहिए, ठीक है। 11th हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी माने क्या, समानता। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनको क्या करना है, इक्वल रखना है। किसी को भी ऊंच नीच वाला काम हमें नहीं करना है, राइट। सभी लोग जो है वो एक समान रहेंगे, किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, राइट। जैसे कि भेदभाव अगर हम किसी में नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, मिल बांट कर काम करेंगे। लेकिन हम अगर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं तो एम्प्लॉइज कभी भी अच्छे से काम नहीं करेंगे और इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना है, जिससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट है एम्प्लॉइज के बीच के, वो सारे खत्म हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। सब अगर मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अगर हम सबको एक समान रखेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा, ठीक है।
तो 12th हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये हमें कहना चाहता है कि जब हम किसी भी एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करते हैं ना, तो उस टाइम पे ही हमने उसे बता देना चाहिए कि हम तुम्हें कितने साल के लिए यहाँ पर रखेंगे, जिससे क्या होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि मेरी इतने साल तक मुझे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी जॉब जाने वाली है क्या, नहीं जाने वाली है। अगर हम उसको ऐसी श्योरिटी दे दे तो वो क्या करेगा, खुशी खुशी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। लेकिन हम उसे अगर स्टेबिलिटी नहीं देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने की, तो उसको हमेशा ये डर रह सकता है कि कभी भी उसकी जॉब जो है वो छूट सकती है और उसे नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में हम जब भी कभी कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उसका रोल जो है वो बता देना चाहिए और वो कितने टाइम तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड रहेगा हमें उसे बता देना चाहिए। जैसे कि हम परमानेंट तो उसे नहीं बना रहे हैं तो हम उसे 2-3 साल तक नहीं निकालेंगे, ऐसी श्योरिटी हम अगर उसको देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा, और अगर नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेगा। 13th हमारे यहाँ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे एम्प्लॉइज है जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना यानी कि वो अगर कोई भी वॉलंटरीली खुद से कुछ आइडिया दे रहे हैं तो हमें उनके आइडिया को सुनना चाहिए, हमें वो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देकर सुनना चाहिए और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, उन्हें अपने डिस्कशन में वेलकम करना चाहिए। राइट, आइए आपका स्वागत है, ऐसे हमने उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे एम्प्लॉइज इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे और नए नए आइडियाज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा एम्प्लॉइज का भी भला होगा क्योंकि हम उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा क्योंकि उन्हें मिलेगा नया आइडिया और उन्हें मिलेगा बहुत सारा प्रॉफिट। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को फॉलो करना है। जो भी हमारे एम्प्लॉइज है उनको इनिशिएटिव लाने देना है और उनके इनिशिएटिव को हम वेलकम करेंगे और उस चीज पर हम डिस्कस करेंगे, ना कि उन्हें धिक्कार देंगे। राइट, तो 14th हमारा जो आखिरी प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्सी, यानी कि टीम वर्क। हमारे हेनरी फियल कहते हैं कि स्पिरिट हमें क्या करना चाहिए, टीम वर्क को यूज करना चाहिए। स्पिरिट डिकॉप्सी मतलब क्या, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर हम सब लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़कर आएगी, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एज ए टीम कोई भी आदमी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जैसे कि बचपन में हमारे घर वालों ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बंदर को अगर तुम एक लकड़ी दो तो वो इजीली तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसको बंडल ऑफ लकड़ीज दो तो वो कभी भी तोड़ नहीं सकता है। यही हमें कहना चाहता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्सी कि तुम लोग क्या करो, एक साथ मिलकर रहो। मिलकर रहने से क्या होगा, तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता है और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगी और तुम बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। राइट, एक लीडर जो होता है ना, उसने क्या करना चाहिए, हमेशा लोगों के अंदर टीम वर्क क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रिकेट ये क्या है, एक टीम वर्क है। यहाँ पे कोई भी जो प्लेयर है वो अकेला अपने लिए खेलता है क्या, नहीं खेलता है, वो हमेशा क्या करता है, पूरे टीम के लिए खेलता है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे सबके चहीते MS धोनी। उन्होंने जो है वो उनका टीम वर्क बहुत ही अच्छा था, उनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे, उन्होंने अपनी पूरी इंडिया टीम को जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा है और उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो ये है हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिससे कि हमें बता रहे हैं हेनरी फियल कि तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए जिससे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसमान के छू लेगी। राइट, ये उन्होंने कैसे बताया, वो कोई साइंटिस्ट थे क्या, नहीं, वो क्या थे, एक उन्होंने जो उनके लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो देखा, जहां से वो माइनिंग इंजीनियर से लेके MD बन गए, तो उनके पूरे लाइफ में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया ना, वो एक्सपीरियंस उन्होंने हम लोगों के साथ में इन 14 प्रिंसिपल्स के अंदर शेयर किया है। राइट, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।